आसाम और मेघालय में कंडक्ट हुए दिसंबर 2019 CSIR नेट एग्जाम में क्वांटम फिजिक्स से टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेट्स सॉल्व these 9 क्वेश्चंस। The operator A is defined in terms of the eigenstate n of the number operator of the simple harmonic oscillator. Which of the following reactions is obeyed by A and its Hermitian conjugate A Draeger? दिया गया क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक क्वांटम ऑसिलेटर पर बेस्ड है। यह एक सिंपल हार्मोनिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल है। इस तरह के पोटेंशियल सिस्टम में एनर्जी लेवल्स n=0 से स्टार्ट होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में किसी भी ऑपरेटर को ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। अगर a और b कोई दो आइगन वेक्टर्स हैं तो कैट a ब्रै b एक ऑपरेटर को डिफाइन करता है। वहीं a का खुद के साथ ऑपरेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर नॉर्मलाइज्ड है तो पूरे सिस्टम के लिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑपरेटर ए नंबर ऑपरेटर के आइगन स्टेट के टर्म में डिफाइन किया गया है। हमें बताना है कि ए ड्रैगर ए और ए ड्रैगर यूनिटी के इक्वल होगा या नहीं। सबसे पहले ए ड्रैगर ए कैलकुलेट करते हैं। ऐसा करने पर सभी इंडिविजुअल टर्म्स दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि स्टेट्स ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन को फॉलो करें। ऐसे में कुछ टर्म्स ऑर्थोगोनल कंडीशन की वजह से 0 हो जाती हैं और कुछ टर्म्स ऑर्थोनॉर्मल की होने की वजह से रह जाती हैं। ध्यान दें तो ईच इंडिविजुअल टर्म एक पर्टिकुलर लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। चूँकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लेवल्स n=0 से इन्फिनिट तक होते हैं और ए ड्रैगर ए में भी 0 से इन्फिनिट तक के सारे टर्म्स हैं, इसलिए यह सभी पॉसिबल स्टेट के प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का सम है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब बात करते हैं ए ड्रैगर की। सेम प्रोसीजर फॉलो करने पर हमें ए ड्रैगर के लिए भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सेट मिलता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट n=0 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं है। चूँकि इसमें सभी स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं है, इसलिए इसका सम 1 के इक्वल नहीं हो सकता। A quantum particle in a one-dimensional box of length L is perturbed by a barrier of height epsilon and a length a, as shown in the figure. Assume that epsilon is much smaller than the ground state energy of the particle in the unperturbed box and a is greater than L. The change of the two lowest energy eigenvalues to first order in epsilon and first order in a are respectively. यह क्वेश्चन पर्टर्बेशन थ्योरी पर बेस्ड है। पर्टर्बेशन थ्योरी तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब सिस्टम नोन हो, मतलब पहले से सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन का पता हो। ऐसे में उस सिस्टम में हुए स्मॉल चेंज की वजह से एनर्जी आइगन वैल्यू में आए चेंज को पर्टर्बेशन थ्योरी से कैलकुलेट किया जा सकता है। दिए गए क्वेश्चन में पार्टिकल एक 1D सिमेट्री बॉक्स में कन्फाइंड है जिसकी लेंथ L है। इस तरह के सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन हमें पहले से पता है। इस सिस्टम के पोटेंशियल में एक स्मॉल पर्टर्बेशन क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से हमें सिस्टम की टू लोएस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू यानी कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में हुए फर्स्ट ऑर्डर चेंज को बताना है। पर्टर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को इस रिलेशन से बताया जाता है जहाँ H प्राइम पर्टर्बेशन है और साई अनपर्टर्ब्ड नॉन वेव फंक्शन। बात करें ग्राउंड स्टेट की तो पार्टिकल इन 1D सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स के ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन √2/L cos πx/L होता है। सिस्टम में एप्सिलॉन का पर्टर्बेशन -a/2 से +a/2 तक क्रिएट किया गया है, तो इन्हें इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करने पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी में चेंज 2a एप्सिलॉन/L आता है। ध्यान रखें यह ग्राउंड स्टेट एनर्जी में केवल चेंज है, पर्टर्बेशन के बाद की टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं। टोटल एनर्जी के लिए इस चेंज को ग्राउंड स्टेट एनर्जी में ऐड करना होगा। इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का √2/L sin 2πx/L वेव फंक्शन होता है। इसे सॉल्व करने पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी करेक्शन 0 आ रहा है, मतलब पर्टर्बेशन की वजह से सिस्टम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
Consider the degenerate first excited states n equals to 2, L equals to 1 of the hydrogen atom. If its Hamiltonian is modified by adding H1, where Lx is the x component of the orbital angular momentum, the change in the energies of the states labeled by m equals to 0, +1 and -1 are respectively. यह क्वेश्चन भी पर्टर्बेशन थ्योरी पर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम के हैमिल्टोनियन में H1 का मॉडिफिकेशन किया गया है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस मॉडिफिकेशन के बाद हाइड्रोजन एटम के n इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 1 स्टेट के एनर्जी आइगन वैल्यू में कितने का चेंज आएगा। चूँकि यहाँ केवल एनर्जी आइगन वैल्यू में चेंज पूछा गया है, इसलिए हम पर्टर्बेशन थ्योरी के ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो न करते हुए दूसरा मेथड काम में लेंगे। इसके लिए हम सिंपल मेथड काम में लेंगे कि अगर किसी हैमिल्टोनियन को किसी स्टेट पर ऑपरेट किया जाए तो हमें उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाती है। चूँकि H1 मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन है, तो इसे हाइड्रोजन एटम के जिन स्टेट्स पर अप्लाई करेंगे तो हमें उन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू में आया चेंज पता चल जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें n इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए करेक्शन कैलकुलेट करना है। इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 सब स्टेट्स पॉसिबल हैं, m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के। H1 हैमिल्टोनियन में अल्फा और H क्रॉस तो कांस्टेंट है, मींस H1 की आइगन वैल्यू Lx की आइगन वैल्यू पर डिपेंड करेगी। क्वांटम फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, जिसके अकॉर्डिंग इसके मैग्नीट्यूड की आइगन वैल्यू √LL+1 h बार और डायरेक्शन की आइगन वैल्यू m h बार होती है। बट एक बात का ध्यान रखें कि बुक्स में ज़्यादातर LZ डायरेक्शन के लिए ही इस फॉर्मूले को काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। तीनों में से किसी भी डायरेक्शन के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि एक बार किसी एक डायरेक्शन के लिए इसे यूज़ करने पर बाकी के दोनों डायरेक्शन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह H1 इक्वल होगा अल्फा H बार m H बार के। इस हैमिल्टोनियन को तीनों स्टेट्स पर अप्लाई करने पर हमें तीनों स्टेट्स के एनर्जी आइगन वैल्यू में हुए करेक्शन की वैल्यू मिल जाती है। A one-dimensional box contains 1 spin 0 particle and 4 spin half particles. All particles have the same mass, hence the single particle energies are En. The energies of the ground and first excited state of the system of particles are respectively. यह क्वेश्चन पार्टिकल इन 1D बॉक्स पर बेस्ड है, जिसके लेवल्स की एनर्जी n² गिवन है। इस बॉक्स में हमें 5 पार्टिकल्स, एक स्पिन 0 के और 4 स्पिन हाफ के पार्टिकल फिल करने हैं और ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। 5 में से 4 पार्टिकल स्पिन हाफ वाले फर्मियॉन्स हैं और फर्मियॉन्स पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी लेवल में केवल ऑपोजिट स्पिन वाले ही फर्मियॉन्स रह सकते हैं। स्पिन हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ पॉसिबल हैं, तो 4 फर्मियॉन में से 2 फर्मियॉन फर्स्ट लेवल में और 2 सेकेंड लेवल में फील्ड होंगे। वहीं बात करें स्पिन 0 वाले बोसॉन की, तो बोसॉन्स पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, मतलब एक ही लेवल में कितने भी बोसॉन्स रह सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि पाउली का यह लॉ केवल फर्मियॉन्स पे एप्लीकेबल है, बोसॉन्स और फर्मियॉन्स के कॉम्बिनेशन पे नहीं, मतलब कि एक ही लेवल में फर्मियॉन के साथ बोसॉन्स भी रह सकते हैं। तो स्पिन 0 वाला बोसॉन भी ग्राउंड स्टेट में ही 2 फर्मियॉन के साथ अरेंज होगा। अब बात करते हैं किसी सिस्टम की एनर्जी की। एक सिस्टम में पार्टिकल्स को कई तरह से अरेंज किया जा सकता है और हर कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी डिफरेंट होती है। इसे समझने के लिए हम इसी सिस्टम में पार्टिकल्स को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पार्टिकल्स को पहले लोअर मोस्ट लेवल में फिल किया गया है, फिर बचे हुए 2 फर्मियॉन्स को जस्ट हायर लेवल में अरेंज किया गया है। इस कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी 11E है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट लेवल के बोसॉन को सेकेंड लेवल में एक्साइट किया गया है, ऐसे में टोटल एनर्जी 14E है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में बोसॉन को सेकेंड लेवल की बजाय थर्ड लेवल में एक्साइट किया गया है, तो टोटल एनर्जी 19E है। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट लेवल के फर्मियॉन को सेकेंड लेवल में एक्साइट नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड लेवल में एक्साइट किया गया है
और सिस्टम की टोटल एनर्जी 19 E है। फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड लेवल के फर्मियन को थर्ड लेवल में एक्साइट किया गया है, जिसकी एनर्जी 16E है। चूँकि इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस में से सबसे कम एनर्जी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही है और इससे कम एनर्जी पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए यही एनर्जी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी। अब बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी की, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से जस्ट हायर एनर्जी ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कहलाती है, जो कि सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है। The coordinates of two identical particles of spin 0 in one dimension are x1 and x2 respectively. Which of the following functions is an admissible wave function for the two particle system? नेचर में पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम पार्टिकल्स। क्वांटम पार्टिकल्स को फर्दर इंडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो पार्टिकल सिस्टम हो तो तीनों तरह के केसेस में इनके वेव फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, जहां बोसॉन्स के लिए वेव फंक्शन सिमेट्रिक और फर्मियंस के लिए वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होते हैं। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो स्पिन जीरो वाले आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए एडमिसिबल वेव फंक्शन कौन सा होगा? चूँकि पार्टिकल का स्पिन जीरो है, मीन्स इंटीजर है, तो पार्टिकल्स बोसॉन्स हैं, तो इनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब पार्टिकल आइडेंटिकल है तो x1 और x2 को आपस में रिप्लेस करने पर भी वेव फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में वेव फंक्शन 1, 2 और 3 एडमिसिबल नहीं होंगे। वेव फंक्शन 2 में x1 की पावर 1 है और x2 की पावर 2 है, वहीं वेव फंक्शन 1 और 3 में x² by 4 की टर्म है। तीनों ही वेव फंक्शन में x1 और x2 को आपस में रिप्लेस करने पर सेम वेव फंक्शन नहीं मिलता है, इसलिए लास्ट ऑप्शन 4 ही सही है। The wave function of a particle in one dimension is given to be psi. The expectation value of the coordinates x at time t equals to 0 is. इस क्वेश्चन में पार्टिकल का वेव फंक्शन psi दिया गया है। हमें t equals to 0 टाइम पर पार्टिकल के पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में दिया गया वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम t equals to 0 पर वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है, जहां u को पूरे स्पेस के लिए डिफाइन किया गया है। क्वांटम फिजिक्स में अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन गिवन है तो उसके पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस रिलेशन से कैलकुलेट की जाती है, जहां डिनोमिनेटर टर्म वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन को बताता है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दिए गए क्वेश्चन में ux 3 अलग अलग रीजन के लिए डिफाइन किया गया है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इंटीग्रेशन को भी इन तीनों रीजन के लिए डिवाइड कर लेते हैं। नाउ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमें पार्टिकल के पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 5/4 मिलती है। The Hamiltonian of a spin half particle preceding in the presence of a magnetic field B along the positive x direction is h. At time t equals to 0, the particle is an eigenstate of Sz with eigenvalue h bar by 2. The earliest time when it will be in the eigenstate of Sy with eigenvalue h bar by 2 is. यह क्वेश्चन पाउली स्पिन मैट्रिसेस पर बेस्ड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर आइगन स्टेट Sz में है। कितने अर्लीस्ट टाइम में यह Sz से Sy आइगन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? पाउली स्पिन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग किसी स्पिन हाफ पार्टिकल के तीनों Sx, Sy और Sz आइगन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ प्लस माइनस h बार बाई 2 होती है। स्पिन हाफ पार्टिकल के Sx स्पिन ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां प्लस h बार बाई 2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर और माइनस h बार बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यह होता है। इसी तरह Sy और Sz स्पिन के ऑपरेटर और आइगन वेक्टर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि Sz और Sy स्पिन के आइगन वैल्यूज़ प्लस h बार बाई 2 हैं, मीन्स दोनों स्पिन के केवल प्लस ऑपरेटर को ही कंसीडर किया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर Sz स्पिन के पॉजिटिव आइगन स्टेट में है, जिसकी आइगन वैल्यू h बार बाई 2 है, और t अर्लीस्ट टाइम में Sy स्पिन के पॉजिटिव आइगन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी आइगन वैल्यू h बार बाई 2 है।
चूँकि पार्टिकल की स्टेट टाइम के साथ चेंज हो रही है, मीन्स स्टेट पर टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को SZ स्टेट पर ऑपरेट करने पर सिस्टम SY स्टेट में चेंज हो जाएगा। बात करें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की, तो इसमें मौजूद H हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्वेश्चन में -μB Sx दी गई है, जहां Sx पार्टिकल के Sx आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू h⁻/2 है। सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। मैट्रिसेस के कंपोनेंट्स को कंपेयर करने पर हमें दो इक्वेशन मिलती है, एक रियल और दूसरी इमेजिनरी, जो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। रियल पार्ट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल इक्वल है 1/√2 के। 1/√2 को cos π/4 के इक्वल कर सकते हैं, वहीं इमेजिनरी पार्ट आयोटा 1/√2 के इक्वल है। यह 1/√2 को sin π/4 के इक्वल कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर e⁻iμb bt/2 इक्वल है e⁻iπ/4 के। इसे कंपेयर करने पर अर्लीस्ट टाइम π/2μb b के इक्वल है। The wave function of a particle of mass m in a potential v in one dimensional is psi. If this wave function is energy eigenvalue, then a possible form of the potential v is। इस क्वेश्चन में एक इवन वेव फंक्शन दिया गया है। अगर इस वेव फंक्शन को ग्राफ पर ड्रॉ करें तो यह इस तरह का कर्व बनाता है। इस तरह का वेव फंक्शन कर्व पार्टिकल तब बनाते हैं जब वो एक डेल्टा पोटेंशियल में मूव कर रहे हों। -a डेल एक्स पोटेंशियल में मूव कर रहे पार्टिकल का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई और एनर्जी इस रिलेशन से दिए जाते हैं। अगर इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को क्वेश्चन में दिए गए वेव फंक्शन से कंपेयर करें तो हमें a = √ma/h बार और बीटा ma/h बार स्क्वायर मिलती है। यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट करके जनरलाइज्ड पोटेंशियल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पोटेंशियल -h² बीटा/m डेल x मिलता है। Two spheres are subjected to black body radiation at temperature T1 and T2 respectively. For the first sphere, only half of its surface is exposed to the radiation, while the full surface of other sphere is exposed. The ratio of the radii of the spheres are R1/R2 = 2. If the force due to the radiation pressure on the two spheres are the same, the ratio T1/T2 is। यह क्वेश्चन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बेस्ड है। किसी भी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन प्रेशर उस ब्लैक बॉडी के एवरेज एनर्जी का 1/3 होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग किसी ब्लैक बॉडी की एवरेज एनर्जी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम फोर्स को प्रेशर के फॉर्म में लिखें तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस्ड फोर्स उस ब्लैक बॉडी के सरफेस एरिया और टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट ब्लैक बॉडी दिए गए हैं जिनका टेम्परेचर T1 और T2 है। फर्स्ट स्फीयर का केवल हाफ पार्ट एक्सपोज्ड है, जबकि सेकेंड स्फीयर का फुल सरफेस। साथ में यह मेंशन किया गया है कि दोनों स्फीयर के लिए रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस्ड फोर्स सेम है। तो दोनों ब्लैक बॉडी के लिए फोर्स को इक्वेट करने पर टेम्परेचर का रेशो 1/2 की पावर 1/4 आता है।